नमस्कार। प्रैक्टिस सेट 11 के अंतर्गत हम सतत व्यापक मूल्यांकन से आने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या होता है। सतत मतलब कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया और व्यापक मूल्यांकन। लेकिन जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात एक साथ आती है तो उसमें व्यापक का अर्थ क्या होता है। समान तौर पर व्यापक का मतलब वृहद होता है, लेकिन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक का क्या अर्थ है। और ऑप्शन पे देखिए, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सशैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों का ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। और इसका आंसर होगा कि छात्रों के शैक्षिक एवं सशैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन ही या सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द को परिभाषित करता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन मतलब कि मूल्यांकन का एक संक्षिप्त रूप है। कहा जा रहा है कि आकलन को किस प्रकार से उपयोगी और रोचक बनाने समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ऑप्शन: अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और यही ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी छात्र का आकलन उनके अपने ही विद्यालय के अंतर्गत होना चाहिए। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन: आकलन बहुत किफायती मितव्यय होना चाहिए। यह ऑप्शन सही प्रतीत नहीं हो रहा। आकलन करते समय किफायती या मितव्ययता का कोई आधार नहीं है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। इसमें से उपयुक्त आंसर पर हम जब जाते हैं तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। मतलब कि छात्र जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां पर कहा जाता है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक, जो उस विद्यालय के शिक्षक हैं, अपने विद्यार्थी को की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर कहा जा रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन को आधार बनाया गया है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय मतलब केवल क्या? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है, और इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। किस तरह से विद्यार्थियों की आवश्यकता है और इस आधार पर उनके जब आकलन होता है तो ये जानकारी उभर कर सामने आती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। इस बात पे बल देता है बोर्ड परीक्षाओं के अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किसी प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्डों और सुधार किया जाए। सतत व्यापक आकलन के या मूल्यांकन के अंतर्गत रिकॉर्ड रखे जाते हैं और उसके आधार पर सुधार की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। इस आधार पर इसका आंसर 3 बिल्कुल सही आंसर है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है,
परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी छात्रों को मदद करता है। और यहाँ पर ऑप्शन पे जाइए तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। शिक्षार्थी और शिक्षकों को गंभीर लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन का ये कोई अर्थ नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे, विद्यालय आधारित आकलन का ये अर्थ है कि शिक्षक अपने स्कूल के छात्र को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है। जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह की बात नहीं कही जा रही, ये भी गलत हो गया। उसके बाद सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा, ये भी बात गलत है। आंसर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन आरंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित आकलन आरंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर ख्याल के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, और विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। और यदि ऑप्शन पे आइए तो सबसे उपयुक्त आंसर होता है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। और इसी एक तो तर्क था कि छात्र अपने शिक्षक को बेहतर समझते हैं, शिक्षक अपने छात्र को बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसके बाद छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो संपूर्ण विकास है, छात्रों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना, उसमें विद्यालय आधारित आकलन बहुत सहयोग प्रदान कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि गणित में अधिगम निरयोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। गंभीर गणित विषय के अंतर्गत जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें वो यदि अधिगम प्रक्रिया निरयोक्ता का आकलन यानी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इसका आकलन आपका सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो उसका आकलन है निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऑप्शन में देखिए, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, उन्हें प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, परीक्षार्थियों के मूल्यांकन और विवृतियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। और इसमें ऑप्शन पे आइए, क्योंकि स्कूल या विद्यालय आधारित आकलन में साप्ताहिक आकलन की प्रक्रिया होती है अक्सर अधिकांशतया, तो उसमें माना जा गया कि उन पर यानी शिक्षकों पर अधिक कार्य का बोझ आ जाता है क्योंकि उन्हें सप्ताह में किसी एक दिन, यहाँ सोमवार का उल्लेख है, अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। और ये बात सही प्रतीत है। उन्हें प्रत्येक, दूसरे ऑप्शन पे देख लेते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। कार्य देने से कोई विशेष बात महत्व नहीं है इसका। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृद्धियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता। रोजाना की ये बात ही नहीं है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना, इसमें कोई शिक्षकों में स्वामित्व की भावना जैसी बात नजर नहीं आती है। सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, ऑप्शन पे देखिए, शिक्षण के साथ परीक्षण के तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। तो बोर्ड की जवाबदेही को कम करना सतत व्यापक मूल्यांकन का तो हिस्सा है ही नहीं। अगले ऑप्शन पे जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। अगला है यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन 3 भी बहुत हद तक इसके करीब है, लेकिन यदि ऑप्शन 4 पर देखिए, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, उसको दर्ज किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है, ये ऑप्शन 4 अधिक उपयुक्त है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, ग्रेड एवं अंकों के लिए, बिल्कुल गलत। छात्रों को ग्रेड और अंक अधिगम
के आकलन से संबंध नहीं रखता है, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। और यदि ऑप्शन को देखिए तो उपयुक्त आंसर होता है प्रेरणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सतत व्यापक मूल्यांकन का एक संक्षिप्त हिस्सा है और इस चॉइस को देखिए तो आकलन शिक्षण अधिगम के में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। यदि ऑप्शन ए को देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आकलन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से छात्रों के अधिगम का आकलन होता है और इस लिहाज से इसका आंसर एक सही होगा। अगला प्रश्न है, आकलन क्या बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है? बिल्कुल नहीं, वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति नहीं है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना। स्वाभाविक है, छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत छात्रों में तनाव और दबाव उत्पन्न करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। यदि छात्रों के शिक्षण अधिगमन में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं तो उसमें सुधार का अवसर देता है आकलन और ये इस आधार पर इसका आंसर होगा 4। उसके बाद आकलन महत्वपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, या केवल 1 वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। महत्वपूर्ण होता है यदि इसका उत्तर होगा ए। आकलन के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बारे में फीडबैक प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? छात्रों के विभिन्न विषयों के कौशल का, सही बात है, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत उनके कौशल का आकलन होता है। फिर छात्रों के विभिन्न विषयों में सफलता का स्तर, अधिगम की प्रक्रिया कितनी हद तक सफल हुई है, इसका आकलन होता है, इसमें कि विभिन्न विषय शामिल होते हैं। तीसरा, छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, इसका कोई आकलन नहीं होता कि छात्र किस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, यह सतत व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद छात्रों की व्यक्तिगत कौशल, रुचि और अभिवृत्ति, स्वाभाविक है, सतत व्यापक मूल्यांकन से हम व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, उसके बाद बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। ये ऑप्शन यहीं से शुरुआत करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, उनको अभिलेखबद्ध, उनके सूचनाओं को अभिलेखबद्ध किया जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, यहाँ पर कहा जाता है इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थियों की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील, स्वाभाविक है, शिक्षक का छात्रों के प्रति आकलन करते समय या मूल्यांकन करते समय संवेदनशील होना चाहिए था। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते थे, ये भी दोनों बात सही है। आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न तथ्यों से भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस
तरह एकल सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। इसको कहते हैं जांच सूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? संश्लेषण, ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष। एक प्रश्न यहां से भी, किसने ज्ञानात्मक पक्ष का उल्लेख किया है? तो ब्लूम ने, और इसने संश्लेषण की बात कही है। आकलन मूल्यांकन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है? पुनर्बनन के लिए, समावेशन के लिए, अधिगम के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पुनर्बनन। पुनर्बनन के बारे में पहले काफी चर्चा हो चुकी है। राधिका अपनी कक्षा को छेद भवन पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भवन पर चर्चा करती है। यह संकेत करता है सीखने के आकलन का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? चॉइस में आइए। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, सही है। इनमें सूचनाओं को समान रूप से अंकों और ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, सही है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है, सही है। इसमें सूचना छात्रों द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, ये बात गलत है। छात्रों द्वारा सूचना का संकलन नहीं किया जाता है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों में दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है किंतु परिषद स्तर पर नहीं किया जाता है, कहलाता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड हैं क्या? युक्ति संगत हो, सही बात है। विश्वसनीय हो, तुलनीय है। तीनों बातें सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। अच्छे मूल्यांकन के जो मापदंड है उसमें क्या है? तो युक्ति संगतता होनी चाहिए, सही बात है। वो विश्वसनीय होना चाहिए, सही है। वो तुलनात्मक होना चाहिए, सही है। आंसर 4 है कि आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है, जिसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? वे क्या सीखते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सीखते हैं। तीनों बातों का जानने का अवसर मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 सभी। फिर से देख लीजिए कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या है। छात्र कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये तीनों बात का उल्लेख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? सीधा ऑप्शन पे आते हैं। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी बच्चों को पढ़ने वाले दबाव को कम करना, ये सही बात है। उसके बाद छात्रों को प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, सही बात है। निदान एवं उपचार साधन की व्यवस्था करना, ये भी सही बात है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? पहले आंसर पे ही आ जाइए। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, और ये बात गलत है। अब ऑप्शन पे आई। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, सही बात है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। उसके बाद बोधागम, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशल विकास की सहायता करना। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? स्वाभाविक है, यदि छात्र असफल हो रहे हैं तो उनमें क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आकलन के लिए निदानात्मक मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। और ये सब रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ये सब मूल्यांकन के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा
मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र समाप्ति के बाद की प्रक्रिया है। उसके बाद है मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? इससे पहले था कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आंसर पे आइए। छात्रों की फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। स्वाभाविक सुधार के लिए उनके पास आंकड़ा होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। अब अन चॉइस को देखिए, छात्रों के बीच तुलना, ये बिल्कुल तुलनात्मक प्रवृत्ति यहाँ पर इसका विरोध करता है ये मूल्यांकन। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान, छात्र केंद्रित शिक्षा में छात्रों के प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का दृष्टिकोण है ही नहीं। शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। जब हम एक होता है विभेदकारी शिक्षा, एक होता है समावेशी शिक्षा, और जब हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये लाइन बिल्कुल गलत है। सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन छापना है। पहले सीधा आंसर पे आते हैं। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें ग्रेड के रूप में होता है। उसके बाद सतत व्यापक मूल्यांकन सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू को ध्यान रखा जाता है। अगला है व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। स्वाभाविक सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और शैक्षिक दोनों बातें घटक के रूप में शामिल है। इसके बाद इनमें मूल्यांकन के बहुविधिक तकनीकों का प्रयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ये भी सही है, बहुविधिक का प्रयोग होता है, अनौपचारिक रूप से होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपकरण या साधन नहीं है? और इसमें निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? उपयुक्त में से सभी। पारस्परिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन की सुदृढ़ता करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। सही बात है, क्योंकि विद्यालय आधारित ऑप्शन को भी देखते हैं। आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण, ये भी बात बिल्कुल गलत है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखिए, इनमें परीक्षा परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इनमें परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनउत्तीर्ण किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें प्राप्तांक के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण और अनउत्तीर्ण नहीं किया जाता है। इनमें बच्चों के पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। इसका एक उद्देश्य है बच्चों को तनाव मुक्त और दबाव मुक्त कैसे रखा जा सके। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाता है, ये भी बात सही है। सतत व्यापक मूल्यांकन का एक शैक्षणिक सत्र का हिस्सा है और इसके अंतर्गत ये भी माना गया है कि ये छात्रों को तनाव और दबाव मुक्त बनाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षकों से कहा जाता है कि आप इसे सतत व्यापक मूल्यांकन को शिक्षा प्रणाली का या स्कूल में जो शिक्षण अधिगम होता है उसका एक हिस्सा मानिए, ताकि छात्र इससे दबाव मुक्त हो सके। मेरा प्रैक्टिस सेट पे सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम टॉपिक बैच प्रैक्टिस सेट की सिलसिला को ले रहे हैं। प्रयास करते हैं किसी एक टॉपिक से अधिकांश प्रश्नों को लें, ताकि इससे अधिकांश प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ सके।